हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम भूगोल का पढ़ने वाले हैं और आज हमारी ये 9th भाग है, मतलब एम सीरीज़ का 9वां भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको विश्व भूगोल का करवाने वाली हूँ। आपका स्टार्टिंग का टॉपिक है पहाड़ पर्वत, तो पर्वतों से ही संबंध हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 100 दिन का ये कोर्स है। इसके अलावा आज एक और क्वेश्चन मैं मेंस का करवाऊंगी रात के समय, तो वो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस पर ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको लिंक मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलता रहेगा। ये हमारे भूगोल जो मेरा मेंस का पैकेज है, मेंस के पैकेज में आपको 39 बुकलेट मिलेंगी। साथ में अगर आप सॉल्व पेपर लेते हैं तो 47 बुकलेट मिलेंगी। 39 बुकलेट में जो भारत और विश्व भूगोल की बुक है उसमें से हम ये पढ़ रहे हैं। मेरे सभी नोट्स इसी प्रकार से हैंड रिटन हैं और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ईजी लगे। पर्वतों का निर्माण विभिन्न कालों से हुआ है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनमें विकास देखने को मिल रहा है। विश्लेषण करो। तो बोल रहे हैं पर्वतों का निर्माण अलग अलग कालों में हुआ है, तो और अलग अलग काल में हुआ है और फिर भी इनमें अलग अलग विकास देखने को मिल रहा है, तो आपको वो समझाना है। तो पर्वत क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, और हर काल किस काल में किस प्रकार से विकास हुआ है वो देखेंगे। तो पर्वत जो है धरातल पर एक गुंबदाकार आकृति है। पर्वत धरातल पर क्या है, इस प्रकार की एक गुंबदाकार आकृति है। हम पर्वतों में क्या पाया जाता है, पर्वतों में खनिजों का विस्तृत भंडार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिजों का विस्तृत भंडार पाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में पर्वतों का निर्माण विभिन्न युगों में देखने को मिलता है। ये युग निर्माण युग कहलाते हैं, मतलब जिन युगों में पर्वतों का निर्माण हुआ है वो युग क्या कहलाते हैं, वो युग निर्माण युग कहलाते हैं। अब हम अलग अलग युगों के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसी प्रकार से सबसे पहले ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसा इंट्रो दे देना है। अब आपको अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री कैम्ब्रियन युग जो है वो 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। इसका जो रूपांतरण है वो अति रूपांतरित चट्टानों द्वारा हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, ये 500 वर्षों नहीं है, ये 500 मिलियन वर्ष है। इसको मिलियन कर लीजिएगा, 500 मिलियन वर्ष, सॉरी गलती से ये लिखा गया है। तो 500 मिलियन वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है कौन सा, प्री कैम्ब्रियन युग। इसका रूपांतरण जो है वो अति रूपांतरित चट्टानों द्वारा हुआ है, जैसा भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरा है कैलेडोनियन युग। कैलेडोनियन युग जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग के बाद आता है, जैसे कि यूरोप का स्कॉटलैंड और सतपुड़ा का पर्वत। कैलेडोनियन युग में कौन कौन से आएंगे, यूरोप के स्कॉटलैंड और सतपुड़ा के पर्वत आएंगे। अगला है हर्सिनियन युग। हर्सिनियन युग जो है वो कैलेडोनियन युग के बाद आता है। हर्सिनियन युग कब आता है, कैलेडोनियन युग के बाद आता है। जैसा कि उत्तर अमेरिका में है अपलेशियन पर्वत और भारत में नीलगिरी। उत्तर अमेरिका का अपलेशियन पर्वत, भारत का नीलगिरी, ये हर्सिनियन युग में आएगा। अगला है अल्पाइन युग। तो अल्पाइन युग में कौन सी आती है कि विश्व की उच्चतम और नवीनतम पर्वतमाला इस युग में देखने को मिलती हैं। उदाहरण रॉकी, एंडीज और हिमालय। देखो क्वेश्चन पूछा था कि कैसे उनमें विकास चला रहा है, तो विकास हर कालक्रम में अलग अलग हुआ है। आप देख रहे हैं सबसे शुरू में जो 500 हजार वर्षों से भी पुराना था वो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर उनमें विकास हुआ प्री कैम्ब्रियन युग के बाद में, तो उसमें यूरोप की स्कॉटलैंड और सतपुड़ा के पर्वत मिले। उसके बाद विकास हुआ हर्सिनियन युग में, तो उत्तर अमेरिका के अपलेशियन पर्वत और भारत के नीलगिरी बने। फिर आया अपलाइन युग। अपलाइन युग में विश्व की जो अभी नई पर्वतमाला, मतलब और ज़्यादा विकास हो गया, आधुनिकतम पर्वतमाला इस युग में आ गई, जैसे कि रॉकी है, एंडीज है, हिमालय। तो अब हम लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर अल्पाइन युग तक नए नए विकसित पर्वतों का निर्माण हुआ है और ये अपने में विविधता लिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वलित पर्वत और बृहस्पति पर्वत की विशेषता बताइए। इसको भी हमें 5 नंबर में बताना है, वलित पर्वत और बृहस्पति पर्वत की विशेषताएं। तो जो वलित पर्वत, ये आपका वलित पर्वत अकेला भी 5 नंबर में आ सकता है और अकेला भी 3 नंबर में भी आ सकता है, तो दोनों तरह से आपको ये कर लेना है। वलित पर्वत कब बने थे, तो वलित पर्वत जो है टर्शियर युग में बने थे और वलन क्रिया द्वारा बने थे। कब, किस द्वारा बने, वलन क्रिया द्वारा वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इनकी विशेषताएं क्या है वलित पर्वत की, तो वलित पर्वत की जो लंबाई है चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। वलित पर्वत की लंबाई क्या है, चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है।
अपनति और अभिनति एकांतर क्रम में होती हैं। वलित पर्वत की अपनति और अभिनति कैसे होती है? एकांतर क्रम में होती है। इनकी जो उत्पत्ति है दो प्लेटों के बीच अभिसारी गति से होती है। अभिसारी देखो ये होता है, अभिसारी बताइए ये अभिसारी ये होता है और अपसारी ये होता है। उठना अप है और नीचे होना अभी है। तो इनकी जो अपनति और अभिनति होता है एकांतर क्रम में, ये अपनति हो गया, फिर ये अभिनति, फिर अपनति, फिर अभिनति, ऐसे होता है। तो लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। अपनति अभिनति एकांतर क्रम में होते हैं। इनकी उत्पत्ति दो प्लेटों के बीच अभिसारी गति से होती है। युवा पर्वतों की जो वलित पर्वत होते हैं वो किन पर्वतों की श्रेणी में आते हैं? जो वलित पर्वत होते हैं वो युवा पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत किन की श्रेणी में आते हैं? युवा पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। ये समृद्ध संसाधन युक्त होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा संसाधनों की समृद्धता पाई जाती है। इनमें संसाधन समृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से वलित पर्वत के बारे में हमने लिखा। अब हम पढ़ते हैं भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत की क्या विशेषता होंगी? जब दो भ्रंश तलों द्वारा जब कोई भूखंड ऊपर उठ जाए तो पर्वत भ्रंशोत हो जाए। जैसे कि ये एक चट्टान है और ये भ्रंश घाटी भ्रंश तलों द्वारा ये एकदम से ये ऊपर उठ जाए पर्वत, तो इनका ही अंश रहता है, वो क्या कहलाता है? भ्रंशोत पर्वत कहलाता है। तो जब दो भ्रंश तलों द्वारा कोई भूखंड ऊपर उठ जाता है तो पर्वत कैसा कहलाता है? भ्रंशोत कहलाता है। इनकी पर्वत की जो ढाल होती है, अब अगर हम इनसे विशेषताएं पूछते हैं तो भ्रंश घाटी, जो भ्रंश पर्वत होते हैं ये भ्रंश घाटियों से घिरे हुए रहते हैं। इनकी ढाल तीव्र होती है और ऊपरी भाग समतल होता है। जब भूपर्पटी में कभी संपीड़न के कारण भ्रंश विकसित हो जाते हैं तो भूमि का एक खास भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे भ्रंशोत पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है? जब कभी भूमि में भ्रंश हो जाते हैं तो पर्वत का एक भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? पर्वत का एक भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। इसको ही हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। तो जब दो भ्रंश तलों द्वारा कोई भूखंड ऊपर उठ जाता है तो पर्वत कैसा होता है? भ्रंशोत होता है। इनके पर्वतों के ढाल जो होते हैं तीव्र होते हैं, ऊपरी भाग समतल होता है। जब भी भूपर्पटी में संपीड़न होता है तो भ्रंश इस प्रकार के विकसित हो जाते हैं। इसमें भूमि का एक खास भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे भ्रंशोत पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार हमने वलित पर्वत क्या है वो पढ़ा, भ्रंशोत पर्वत क्या है ये पढ़ा। इसी प्रकार से आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है कि किस प्रकार से हम सबसे पहले हमको उसका इंट्रो देना है, फिर उसकी विशेषता अगर पूछिए तो वो लिख देना है। अब अगर आपके लिए आ जाए कि पर्वत और पठार में अंतर बताओ, और आपको ये तो 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, तो कैसे लिखेंगे? फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में अगर आपके पास नोट्स होते हैं तो आपको पता चल जाता है किस प्रकार से लिखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी लोग जॉब में होते हैं और नहीं उनके पास टाइम होता है, या लेडीज़ जो कि हाउसवाइफ होती हैं उनके पास समय नहीं होता है, तो वो इस प्रकार के नोट्स लेकर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकती हैं और इनको याद कर सकती हैं। 2019 में हमारे जो मेंस का नोट्स थे उससे बहुत ज़्यादा, लगभग 90% हमारे नोट्स से ही आया था। आप लेके अपनी सफलता को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। पर्वत जो होता है, पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा होता है। देखिए जो छोटा शिखर है छोटा सा, और पहाड़ का जो शिखर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए चौड़ा होता है और पर्वत का थोड़ा सा छोटा होता है। तो पर्वत का शिखर छोटा होता है और पठार का ऊपरी भाग एक मेज की तरह चपटा होता है। पर्वतों की ऊंचाई कई हजार मीटर होती है, जबकि पठार कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक होते हैं, मतलब 1000 मीटर से भी ऊपर हो जाती है, और पठार केवल 1000 मीटर तक ही होती है। पर्वतों का जो शिखर होता है इनमें क्या होता है, इनमें बर्फ़ से ढका हुआ होता है पर्वतों का शिखर, जबकि पठार होते हैं वो बर्फ़ से ढके नहीं होते। इनमें खनिज पदार्थ होते हैं और पर्वतों में वन संपदा और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जड़ी बूटियों से संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम पर्वत और पठार में अंतर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, मेंस के पैकेज के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलते हैं, जहां पर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। बुकिंग चल रहा है, प्री के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं, 12 बुकलेट प्री की तैयार हुई हैं, तो आप इनको भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।